वेलकम सीमा जी। जैसे हिंदी में भी कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। कनाडा में तो लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। बिल्कुल। यू शुड हैव सम लिक्विडिटी, कीप असाइड। अगर आप सोचो कि भी सक्सेस ऐसे मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताएं। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं हाँ जी। कनाडा में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। खप जाते हैं लोग। तो मुझे आज पता चला कि खपने का मतलब है हार्ड वर्क करना सही पड़ता है। है। मैं सोचती थी खपने का मतलब है कि तुमने खाना जल्दी खा लिया। सीमा शर्मा जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं और इनसे सीखते हैं कि भी हम अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो वेल्थ मैनेजमेंट है, स्टेट ट्रांसफ़र है, ये सारे जो फाइनेंशियल टूल्स हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इनकी हेल्प से हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको वेल्थ कम से कम टैक्स पे करके मोस्ट टैक्स एफिशिएंट वे में, और हम कैसे वो वेल्थ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कनाडा में कैसी रही और हाउ शी इज़ चेंजिंग द लाइफ ऑफ सो मैनी मिलियनियर्स। वेलकम सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आप एज ए वेल्थ प्लानर काम कर रहे हो, स्टेट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, जो सारी ये टूल्स हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इन समबडीज लाइफ। देखो, सबसे पहली बात है विक्रम, पहले तो थैंक यू आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे से इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे मुझे पता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी इमिग्रेंट की जो जर्नी है ना, हाँ जी। वो दो चीज़ों पे टिकी होती है मेरे हिसाब से। जो पहली चीज़ है वो है उसकी हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है पैसा। अगर पैसा उसके पास नहीं है तो हेल्थ अच्छी भी हो, फैमिली बहुत अच्छी भी हो, टाइम भी उसके पास बहुत हो, वो एंजॉय नहीं कर पाता। हाँ है जी। ना। आई डोंट केयर कि लोग बाहर क्या कहते हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मुझे मनी नहीं बनानी क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा, मुझे मनी चाहिए ही नहीं, मैं मनी से प्यार ही नहीं करता। ट्रस्ट मी, जो पहला स्टेप है ना, वो अगर तुम क्लियर कर लेते हो और उसके बाद कहते हो कि मुझे मनी नहीं चाहिए, दैट्स फाइन। लेकिन पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले होती है नेसेसिटी। सही ठीक है। अपने घर में खाना, जैसे हिंदी में नहीं कहते रोटी कपड़ा मकान, वो हमारी नेसेसिटी है। सही है। वो नेसेसिटी एक बार पूरी हो जाए, आपके पास एक ऐसी जॉब हो जो आपकी नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, उसके बाद आपके ड्रीम्स और डिजायर्स होते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो। हालांकि ड्रीम्स और डिजायर जो हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है। लेकिन एक अच्छी सेहत के बाद पैसा इनफ हो, सफिशिएंट हो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, पर आप बोल रहे हो तो कि पैसा हो, ठीक है, नो डाउट आप पैसे वाले लोगों के साथ काम करते हो, वेल्थ मैनेज करते हो, अपना जो आपकी वेल्थ है उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग, वो तो आप पैसे वाले लोगों की बात कर रहे हो। पर वो उस पे भी आएंगे हम, पर उसके पहले कनाडा में तो लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास क्या है? आप वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल विक्रम, आई वांट टू करेक्ट यू अ लिटिल बिट हियर कि ठीक है, आज के टाइम में मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली मिलियनियर्स हैं, हाई ठीक है। नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, दैट हैव देयर ओन बिजनेसेस एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। लेकिन मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? ठीक वो है। मिलियनियर्स के साथ नहीं शुरू हुई थी, वो ऐसे लोगों के साथ शुरू हुई थी जो कि अभी भी हैं। ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो मेरे क्लाइंट्स के बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, सबसे पहले जो मेरी जॉब होती है वो होती है उन्हें ये दिखाना कि डिफरेंस क्या है लाइफस्टाइल में और एसेट्स में। ठीक है। ठीक है। अगर कोई नया इमिग्रेंट है, उसने आके सबसे पहले पहली जॉब शुरू की है, रेंट देना शुरू किया है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या सेव करूं? सही है। आप फाइनेंशियल प्लानर हो, आप कह रहे हो कि भाई 20% अपनी इनकम का हमेशा आपको सेव करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो क्या करें? तो मेरी जॉब ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ मिलियनियर्स के साथ ही काम किया है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरी इनकम $2000 है, मेरे खर्चे $1800 है। अब मैं क्या कर सकती हूँ जब आपने खर्चे पहले ही बना लिए? आई कैंट डू एनीथिंग। सही है। लेकिन अगर राइट टाइम पे मुझे टाइम मिले और मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं उन्हें समझाऊं कि ठीक है, आपके पास $2000 की जॉब है या 4000 की या 10,000 की, जो भी आपका टेक होम है उसका 20% हमेशा आपके पास सेव होना चाहिए।
तो इसमें ये है कि भी चलो 20% नहीं 10%, 10 नहीं 5, मतलब कहीं से आप शुरू जरूर करो। ठीक है, हालात बदलते रहते हैं। आज कनाडा की अगर इकोनॉमिक स्थिति की बात करें तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपना घर डेट लेके चला रहे हैं। ठीक है, बट हमेशा ऐसे नहीं रहते। जब हम आए थे कनाडा 2013 में आया था मैं कनाडा में, तब कनाडा बहुत अच्छा था। हालांकि आते आते ही मैंने अपार्टमेंट रेंट किया था, और तब कोई ये नहीं कि बहुत अच्छी मैं जॉब करता था, तो सेल्स की जॉब थी, उसमें भी काम करके खर्च के तब भी पैसा बच जाता था। आज आप अच्छा पैसा भी कमाते हो तब भी नहीं बचता। तो ये नहीं कि समा हर वक्त एक जैसा ही रहता है, बट इफ़ यू हैव ए सेविंग हैबिट्स, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि सेव फर्स्ट देन स्पेंड, क्योंकि स्पेंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं स्पेंड करूं, देयर इज नो एंडिंग टू स्पेंडिंग, कि नहीं, तो इसलिए पहले सेव करो, उसके बाद जो बचता है उसमें आप सोचो कि मैं इसमें कैसे अपना पूरा कर पाऊं। वैसे आप तो देखो कनाडा में 30 ईयर्स से हो, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी आपका कनाडा में, ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव सीन मोर अप्स एंड डाउन्स देन मी। तो आप इकोनॉमी को, क्योंकि मैंने तो ये पिछले 2 साल अगर छोड़ दे तो रोजी पिक्चर ही देखी थी कनाडा की, तो बट अब ये 2 साल जब ये देखे हैं तो अब पता लगता है कि चीज़ें, फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों के पास कैश नहीं था, ठीक है, जिन लोगों ने लिक्विड एसेट नहीं रखे, माना रियल स्टेट है, हालांकि मैं आई एम इनटू रियल स्टेट एंड आई हैव 100% बिलीव इन रियल स्टेट, बट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। क्योंकि आज अगर आपके पास एसेट हैं और लिक्विडिटी नहीं है, तो आज नेगेटिव कैश फ्लो है, तो आज लिक्विडिटी नहीं है तो आप उन एसेट्स को बचा ही नहीं पाओगे। यू हैव टू डू द फोर्स्ड सेलिंग। तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है मेरे से, और आपके एक्सपीरियंस से ही जानते हैं कि चलो ठीक है कि हर बंदे की एक जर्नी होती है। आज कोई बंदा 10 साल से आया है और कोई बंदा 30 साल से है, डेफिनेटली दोनों के लाइफस्टाइल में, उनकी इनकम में, उनकी वेल्थ में, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप शुरू करते हो और फिर उसको ग्रो करते हो। तो वो जो जिसकी 10 साल की जर्नी उसको आप 30 ईयर से नहीं कंपेयर कर सकते, जिसकी सेकंड जनरेशन है उसको आप फर्स्ट से नहीं कंपेयर कर सकते, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो चलो शुरू की जर्नी, अब वेल्थ भी बन गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो 3 हैं, पहले है प्रोटेक्शन, जिसमें हेल्थ, बीइंग हेल्दी इज वन पार्ट एंड देन प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ। सेकंड आ गई आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, थर्ड आ गई आपकी वेल्थ ट्रांसफर, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन एंड ट्रांसफर। तो इसके बारे में बताएं कि भाई किस पॉइंट पे आके ये चीजें जो हैं वो अपने आप को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपको। ठीक है विक्रम, इतनी सारी चीज़ें आपने अभी अभी टच की, तो मुझे क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा सिस्टमैटिकली काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहा कि कनाडा की रोजी पिक्चर। हाँ, एक्चुअली कनाडा है ही एक रोज। अच्छा, मुझे लगता है जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें हाँ, बहुत सारी, हो सकता है आप मेरे से एग्री ना करो, क्योंकि लेटली बहुत बच्चे आए हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जिनके पास अभी एसेट्स नहीं है, तो उन्हें शायद ऐसा ना लगे। लेकिन कनाडा में जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटीज के लिए, न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, मुझे लगता है वो दुनिया में कहीं नहीं है या थी है, ओके, अभी भी है। ठीक है। चलो आप जैसे ऑप्टिमिस्टिक लोगों की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म से ही इस हालात से बाहर निकला जाएगा। सोशल मीडिया नेगेटिविटी से पहले भी भरा होता था, बस ये था कि सोशल मीडिया हर एक के सामने नहीं था। ठीक है। तो मेरी पहली जॉब कनाडा में कैसी थी, मैं क्या उसमें जॉब करती थी, मुझे कैसे पैसे मिलते थे, और जो मेरा टाइटल था उसके अगेंस्ट मेरी क्या ड्यूटीज थी, ये मैं आपको अभी बताऊं तो आपको लगेगा अरे वो भी बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम। सही है। तो आज भी स्ट्रगल वाला टाइम। हाँ, हाँ। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि यू नो लिक्विड एसेट्स वर्सेस फिक्स्ड एसेट्स, यस। तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सीएफपी के जो रूल ऑफ थम्स होते हैं ना, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। ठीक है। अगर रूल ऑफ थंब ये है कि 40% लिक्विडिटी मेरे पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, अगर मेरे पास 6 लाख की एक कॉन्डो है तो मेरे पास $4 लाख कम से कम सेविंग्स में होना चाहिए। नहीं, बट $6 लाख की कॉन्डो तो 20%, 1,20,000 के अगेंस्ट उसने 6 लाख की कॉन्डो ले ली। हाँ, और 1,20,000 भी उसमें एक्विटी से निकाल लिया। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर योर फर्स्ट रेजिडेंस। ओके। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को देखोगे आज के टाइम में, तो हर एक के पास 3, 4, 5, लेकिन क्या उनके पास लिक्विडिटी है? नहीं है।
अगर इंटरेस्ट रेट 8% पे रहते हैं और वो रहते हैं अगले 10 साल तक, तो क्या ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। है ना? तो वो रूल ऑफ थंब मैं फॉलो करती हूँ और अपने क्लाइंट से भी कोशिश ये होती है कि वो लोग भी फॉलो करें। चलो, अगर आपकी इस कन्वर्सेशन से हम दर्शकों के लिए कोई टेक अवे पॉइंट लें तो वो ये है कि ऑलवेज कीप सम लिक्विडिटी। चलो आप 40% बोलते हो, मैं बोलता हूँ 30-25, जितनी हायर इज द बेटर, बट स्टिल यू शुड हैव सम लिक्विडिटी, कीप असाइड। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। और पहला पॉइंट था 20% अपनी ठीक इनकम है, का हमेशा बचाओ, सही है, जो भी कमा रहे हो। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि 40-60 का रूल फॉलो करो एज मच एज यू कैन। ठीक हो ठीक गया। है। तीसरा हो गया जो आपने कहा कि लोग आते हैं और फिर देखते हैं, अरे कनाडा में इतने टैक्स देने पड़ते हैं, क्या होगा मेरा। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी विदाउट नेम्स, कि दो भाई यहाँ मूव होते हैं 15 साल पहले, और होते हैं वो मिडिल ईस्ट से। तो मिडिल ईस्ट में आपको पता है उस वक्त कोई टैक्स नहीं था, आज अभी भी बिल्कुल बहुत कम है। ना? हाँ। तो वो दोनों यहाँ आते हैं और उन्हें एक को लगता है, अरे बाप रे इतना सारा इनकम टैक्स दूंगा मैं, 5 बजे तक काम करूंगा, वहां मैं 1 बजे तक करता था। तो एक भाई जो है वो वापस चला जाता है और दूसरा भाई यहीं रहता है। सही है। जो भाई यहाँ रहता है, फॉर्चुनेटली वो मेरे साथ काम करने लगता है, इन द सेंस कि ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर एडवाइस एंड आई स्टार्टेड गिविंग हिम एडवाइस। उसने घर खरीदा अपना, उसने सेविंग शुरू कर दी, इंजीनियर था तो उसे जॉब भी अच्छी मिल गई। पहले 3 साल उसने बहुत स्ट्रगल की, पढ़ाई भी की, रात में टैक्सियां भी चलाई। फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स, एक्चुअली 17 ईयर्स, तो जो भाई है जो मिडिल ईस्ट वापस चला गया था, वो अब वापस आना चाहता है। उसके पास इस वक्त $1 मिलियन कैश है, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं देता था, रहने के लिए उसे घर नहीं खरीदना पड़ा, बच्चे भी गवर्नमेंट पढ़ाती थी, उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। अब वो वापस आ रहा है $1 मिलियन लेके। जो भाई यहाँ पर है उसका प्रिंसिपल रेजिडेंस फ्री हो चुका है, ठीक है, और उसकी प्रिंसिपल रेजिडेंस की वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक है। ठीक है। बड़े बेटे के लिए कॉन्डो लिया था, वो भी पे ऑफ हो चुका है। उसके पास 1 मिलियन के करीब अपनी सेविंग्स, RRSP, TFSA, इन सब में भी पड़ा है। तो अब दोनों भाई के साथ बैठ के जब मैं बात कर रही हूँ तो दोनों के मोटिव्स अलग अलग थे, दोनों ने डिसीजंस अलग अलग लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भाई कनाडा में है उसका लाइफस्टाइल शायद हो सकता है वैसा ना रहा हो जैसा मिडिल ईस्ट वाले का था, लेकिन आज के टाइम में उसकी नेटवर्थ जो है वो अबाउट 3 टाइम्स है उस भाई से जो वापस चला गया था। सही है। दोनों खुश हैं। एक ने चूज किया कि मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, है ना? हाँ। दूसरे ने चूज किया मैं स्ट्रगल करूंगा लेकिन मैं यहाँ कुछ बनूंगा। देखो, वो जैसे मैं अपने पॉडकास्ट और भी करते हैं उसमें भी यही बात करते हैं, जो है ना, खपना तो पड़ेगा आपको। हाँ। अगर आप सोचो कि भी सक्सेस ऐसे मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दी खप लो, अच्छा है, बाद में बच लोगे। बट अगर सोचोगे कि मैं यंग एज में ऐश कर लूँ तो फिर बाद में, ये आप पे है। अगर पहले 10 साल 15 साल जीवन के मेहनत कर लोगे, पैसा वो ग्रो होगा, कंपाउंड हो जाएगा। जैसे वारन बफे के बारे में बोलते हैं कि उनकी जो एसेट हैं वो 65 के बाद ही ज़्यादा बड़े हैं। मतलब 65 तक भी देखें तो उनके पास इतने एसेट नहीं थे, क्योंकि उसके बाद जो कंपाउंडिंग होनी शुरू हुई, 5 साल में अगर लगा लें हम, 65 के बाद 10 साल में लगा लें तो वो मैनी फोल्ड्स हो गए। तो इसलिए बाकी सक्सेस जर्नी देखो हर किसी की अलग अलग होती है, और आई बिलीव इन डेस्टिनी टू। हालांकि हो सकता है दोनों बंदे एक जैसा ही काम करें, बट डेस्टिनी हर बंदे की अलग है, और दिमाग दोनों ही लोगों का सेम नहीं हो सकता, डिसीजन सेम नहीं हो सकते, तो कैपेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। तो वो देखो पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस रहते हैं, उस बात में कोई दो राय नहीं। बट फिर भी फंडामेंटल्स रूल्स हर किसी के होते हैं, सोसाइटी के भी होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के भी होते हैं, लाइफ के भी होते हैं। तो अगर हम उनको मान के चलें तो मैं ये मानूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लोगों की डेस्टिनी में और लोगों की जर्नी में, अगर आप उनको मान के चलें। तो चलो, आपने एक तो बात ये की कि भाई जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका बड़ा रोल है, जैसे कि आप डेजिग्नेशंस भी आपके पास काफ़ी हैं, यू आर इन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CFP, CLUB हो आप, कॉर्पोरेट करियर रहा आपका। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, पहला तो प्रोटेक्शन हो गया अपना, फिर रिटायरमेंट की बात आती है। तो उसमें जैसे आपने बताया कि वी शुड सेव सम ऑफ द मनी, सेव कर लिया, बट अगर आप GIC में रखे हो तो फिर सेविंग का भी क्या फायदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ जी।
जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ लेवरेजिंग, ये दो जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई समझ जाएगा तो उसे कभी मनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, एक पेनी को अगर आप डबल करते रहो हर रोज तो 31 डेज में वो मिलियंस में पहुंच जाती है। वो एक राजे वाली कहानी है ना, तो वो जैसे मैंने अपनी एक और वीडियो में भी कवर किया है कि, तो मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि टाइम अपना निकल जाएगा, बट दर्शकों के लिए जस्ट एक चेस पे, मतलब चेस और राजा की कहानी आप लोग सर्च भी कर सकते हो। देखिए कंपाउंडिंग, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। बिल्कुल। तो डेफिनेटली, बट लेवरेज की जो आप बात कर रहे हो, कहीं ये नहीं कि लोगों को, कनाडा के लोगों को लेवरेज ज़्यादा ही समझ आ गई है, इसलिए मतलब 5% जेब से डाला और 95 उठा के घर ले लिया, और ओवर लेवरेज के कारण ही आज रियल एस्टेट की मार्केट का ये हाल है। क्योंकि मैंने एक वीडियो और कवर किया, उसमें भी मैं बोला कि लेवरेज जो है ये दो धारी तलवार है। बिल्कुल। ये सामने वाले को काटती है, मतलब जब प्रॉफिट बनाती है तो आपके फेवर में होती है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं, लेवरेज नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, तो आपको काटती है। तो आप लेवरेज को कैसे देखते हैं? आई थिंक लेवरेज के बिना अगर कोई चाहे कि मैं रिच हो जाऊं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। ठीक है, लेकिन जैसा आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हो, अभी पहले आपने कहा कि खप जाते हैं लोग, तो मुझे आज पता चला कि खपने का मतलब है हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं सोचती थी खपने का मतलब है कि तुमने खाना जल्दी खा लिया। तो जो लेवरेज है वो दो धारी तलवार है, ये दैट्स वेरी ट्रू। लेवरेज हर किसी के लिए नहीं होती। इवन रेंटल प्रॉपर्टीज बाय करना हर किसी के लिए नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे सबसे ज्यादा वेल्थी क्लाइंट हैं, उन्होंने कभी रेंटल प्रॉपर्टी या रेंटल कोई डिवेलिंग बाय ही नहीं की। अच्छा, तो उसका ऑल्टरनेटिव बताएं क्या है? उन्होंने सिर्फ कंपाउंडिंग की है। अच्छा, कंपाउंडिंग नहीं, पर एसेट क्लास क्या चूज किया उन्होंने? मार्केट like the equity or mutual funds? He is in all in mutual funds. हाँ. Mostly these guys want professional management, Yes. so they go into Yes. mutual funds because they're professionally managed. And what he understood was कि कोई भी 10 साल होंगे और मैं मार्केट में रहूंगा तो 2 या 3 साल नेगेटिव होंगे। वो उसे बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी because he was a doctor at age 31. Even I have a strong belief in mutual funds investment because मैंने equity में कभी invest नहीं किया directly, because मेरे को लगता है that is too concentrated, क्योंकि हमको कोई knowledge होती नहीं, हमने उसके बोलने पे 2 शेयर उठा लिए, 4 उठा लिए, किस टाइम पे उठाए, क्या किया, कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उतना हम ट्रैक नहीं कर पाते और मनी लूज कर जाते हैं। फिर हम बोलते हैं नहीं 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 यार हमको नहीं करना, देन हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, हाँ, जो रिस्क है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी हम लोग हाँ नेचुरली नहीं, मैं इक्विटी बात पर उसमें ये बकेट है ना, लाइक हंड्रेड्स ऑफ फंड्स हैं, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, और दूसरा क्या है कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं, डेडिकेटेड। हाँ डेडिकेटेड। तो मेरा स्ट्रांग बिलीव है म्यूचुअल फंड्स में कि भी उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट देन अगेन आपकी एक्सपर्टीज आती है कि आप टीएफएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आरआरएसपी में कर रहे हो, लेवरेज अकाउंट खोल रहे हो, अभी तो ये अपना फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी सेविंग प्लान आ गया है, हाँ एफएचएस से आ गया है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर अपना कुछ और टैक्स इफेक्टिव जैसे कॉर्पोरेट के थ्रू आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, तो वहीं फिर आपकी एक्सपर्टीज आती है। बट लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा गूगल से पढ़ लिया, यहाँ से कर लिया, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए। ये फाइनेंशियल चीज़ ऐसी है, बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती, पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आती, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। सही है। आई वुड नेवर से कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। सही है। दैट वुड बी वेरी मच ऑफ एन इंसल्ट टू इवन माय ओन इंटेलिजेंस। हमेशा मरते दम तक लर्न करते रहना इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और एनी लर्निंग इन लाइफ। थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आप कवर करते हो, क्या एडवाइस देते हो, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आता वेल्थ मैनेजमेंट होती क्या है। वेल्थ मैनेजमेंट के ना विक्रम 2 हिस्से होते हैं। हाँ। एक होता है वेल्थ को बनाना और दूसरा होता है उसे प्रोटेक्ट करना और बढ़ाना। हाँ। ठीक है, बनाना बढ़ाना यहाँ आ गया और उसको प्रोटेक्ट करना यहाँ आ गया। ठीक है, तो बनाने बढ़ाने में आप कंपाउंडिंग, लेवरेजिंग ये सब चीजें यूज करते हो। ठीक है। और प्रोटेक्ट करने में उसको आप इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। क्योंकि कनाडा में अभी भी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो टैक्स फ्री है। ओके। ठीक है, तो एक तो होता है कि फादर काम कर रहा है, मदर काम कर रही है, 3 बच्चे हैं, इनकम लेके आ रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे जो है वो लुक आफ्टर रहें। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन, दैट्स द बेसिक प्रोटेक्शन। ठीक है।
दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस क्या करती है कि अगर एक कॉरपोरेशन का जो शेयर होल्डर है, अगर उसने अपनी कॉरपोरेशन को 1 मिलियन से 50 मिलियन पे लेके आया है तो वो जो 49 मिलियन उसने एक्स्ट्रा बनाया है वो टैक्सेबल है। अगर वो छोड़ के जाएगा अपने बच्चों के लिए तो 49 में से आधा गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा। सही है। ठीक है, तो उस आधे को हम कैसे फाइनेंस करें? एक तो तरीका ये है कि उस आधे ऑलमोस्ट 24.5 मिलियन को हम सेव करें। सही है। ठीक है, दूसरा है कि बच्चे बोरो करें। अब अगर फादर बिजनेस चला रहा है और बच्चे बोरो कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता बैंक उन्हें पैसे देगी। सही है, ठीक है, नहीं देगी। या तीसरा तरीका है कि उसको पहले से ही तैयारी करके रखें और फादर जो है वो कॉरपोरेशन में से ऐसी टैक्स स्ट्रेटजी तैयार करे लाइफ इंश्योरेंस को यूज करके। सो वी मैरी द लाइफ इंश्योरेंस अलोंग विद द कॉरपोरेशन चीप डॉलर्स, चीपर डॉलर्स। तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो आप कॉरपोरेशन से पैसा, टैक्स फ्री मनी और पेइंग वेरी लिटिल टैक्सेस, यू कैन विड्रॉ दैट मनी एंड यूज दैट मनी टुवर्ड्स पेइंग योर एंड लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर द वेल्थ टू योर किड्स. I can say that? Very much simplified, yes. Okay. I mean, there are so many loopholes to it. There are so many ways of getting it done. लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट डॉलर्स जो होते हैं वो थोड़े चीपर होते हैं और जब कैश फ्लो बिजनेस में होता है और आप उसे सही जगह लगाते हैं। The key is कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जब यंग और हेल्थी एंड सक्सेसफुल हैं तब सोचें। ये नहीं कि हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो कि ओके हम 72, मेरे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, मेरी कॉर्पोरेशन में 10 मिलियन पड़ा है और मैंने ये बच्चों को टैक्स फ्री छोड़ना है। सही है। There's not much we can do. इट्स क्विक फिक्स थोड़ी है कोई कि भी हमने डाल दिया और हमने आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। ये प्लानिंग है और प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए। Exactly. ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्लान चाहिए और उसको करने के लिए भी प्लान चाहिए। अब कॉर्पोरेशन से पैसा निकालना ऐसे थोड़ी है कि आज ही कुछ किया और आज ही निकल गया, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसको निकालने की आपको। बिल्कुल। और जैसे हम बात करते हैं, मैंने कई बार सुना है कि विल जो है, तो विल बड़ी जरूरी है क्योंकि इंडिया में जो हमारे सक्सेशन प्लान है वो ऑटोमेटिक है कि भी जो जमीन जायदाद है, पैसा है, वो सब बच्चों को, वाइफ को, डिपेंडिंग अपॉन उनको चला जाएगा ऑटोमेटिक। पर यहाँ पे वो सब स्टेट को चला जाता है, तो इसलिए विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मैंने भी कई बार सोचा बनाऊं बट बंदा लेजी हो जाता है, बट जब चीजें होती हैं तो तब उसके रिपरकशंस हमको देखने को मिलते हैं कि कितने सीवियर होते हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो विक्रम, वैसे सब लोग कहते हैं कि विल जरूरी है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रिंसिपल रेजिडेंस है, हस्बैंड वाइफ दोनों ओन करते हैं, एनीथिंग दैट्स ओन जॉइंटली, नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड अ विल बिकॉज जो सर्वाइवर है उसके पास। लेकिन इफ समथिंग हैपेंस टू बोथ ऑफ यू एंड बच्चे छोटे हैं, देन यू नीड अ विल बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव द किड्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी गाइडेंस। यस। तो मैं कहूंगी कि विल सबके लिए है, कितनी डिटेल विल चाहिए वो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। ओके, तो डेफिनेटली देखो, एक घर है तो जॉइंट सर्वाइवरशिप के अंडर डेफिनेटली दूसरे स्पाउस को चला जाएगा, बट उस केस में भी अगर दोनों चले जाते हैं तो स्टिल दैट केस अराइजेस। तो बट यहाँ हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स हु हैव मोर एसेट्स टू बी प्रोटेक्टेड। बिल्कुल। तो अगर कॉर्पोरेशन है, हाँ, और कॉर्पोरेशन में सपोज फादर का बिजनेस है और बच्चे उस बिजनेस का हिस्सा नहीं है, guaranteed you need a will, you need a personal will and you need a corporate will. Okay. Right? You need power of attorney. अच्छा, तो कॉर्पोरेट विल अलग होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। मेरे को ये था कि एक ही विल होती है, उसी में आप चीजें जो है वो सारी इनकलकेट कर लेते नहीं, देखो सीआरए के लिए कनाडा में कॉर्पोरेशन जो है एक सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। या तो उसके लिए विल होना सेपरेट बहुत जरूरी है। आई गेट इट। वो अलग बात है कि क्लाइंट के पास एक होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे उसके पास 4-5 और कॉर्पोरेशन है, तो देन वी कैन एक्चुअली मैनेज विद वन विल दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द कंपनीज अंडर होल्डिंग कंपनी और फैमिली ट्रस्ट एंड ऑल दैट। लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आप बात करते हो ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, तो उनकी प्लानिंग उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और मेरा कहना ये है कि इतना ज़्यादा मैंने अपनी कम्युनिटी में काम नहीं किया है, लेकिन हमारी कम्युनिटी जिस जगह पे आज पहुंच चुकी है और जितने मिलियनेयर्स हैं और जितने सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, मुझे लगता है उतना वो फाइनेंशियल प्लानिंग को रीच आउट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, गलत नहीं हो आप, 100% सही हो, क्योंकि अपनी जो कम्युनिटी है ना, ज़्यादातर उनको ना रियल स्टेट ही समझ आता है।
उनको ये लगता है कि रियल स्टेट ही सब कुछ है। हालांकि देखो हम तो रियल स्टेट में ही हैं डेफिनेटली। ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखो ना, मेरी बात सुन, प्रॉपर्टीज नहीं 5 नहीं टाइम्स बढ़ गई हैं, तो वो इट्स नॉट। मैं वैसे बोलता हूँ ना, उनको क्या है ना, क्योंकि हम देखो पंजाब से हैं, हम जमीनों वाले बंदे हैं, तो हम जमींदार हैं, तो हमको जमीन ही समझ आती है और जायदाद ही समझ में आती है। बट अगेन आप जिस तरह की कंट्री में हो, इंडिया में ये चीज़ें अलग हैं, वहाँ लोन नहीं लेते हो आप, ठीक है, आपकी उस तरह के खर्चे नहीं है, ठीक है, ज़मीन है, आपने खेती की, पैसा आ गया, आपने खा लिया। बट यहाँ चीज़ें अलग हैं, यहाँ आप लोन्स लेते हो, लेवरेज करते हो, और अगर आपके एसेट्स अगेन डिवर्सिफाइड नहीं हैं, यू विल बी इन प्रॉब्लम। क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको कल को, क्योंकि उसको डिस्पोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज आप किसी एसेट को डिस्पोज करना चाहते हो, कैसे डिस्पोज करोगे अगर मार्केट अच्छी नहीं है? तो यू हैव टू टेक द हिट। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एजुकेशन की कमी है हमारी जो कम्युनिटी है, और दूसरा ट्रस्ट एंड बिलीफ्स भी होते हैं। जैसे जूश कम्युनिटी की बात कर लें, दे आर वेरी मच इनटू इंश्योरेंस, राइट, सो दे यूज इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट इन ए वेरी गुड मैनर। बाकी ज्यादा आप बताएंगे इसके बारे में। मुझे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी क्या कर रही है नहीं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, यस, जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग सुनने में आती हैं बातें। मेरा जो सैंपल साइज है क्लाइंट्स का अबाउट 300, दे आर मेनली हाई नेटवर्थ, दे आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। जब हम हाई नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या है, किसको हम हाई नेटवर्थ मानते हैं? So high net worth and ultra high net worth, I feel कि high net worth I would consider people with 5 million plus. Okay. And ultra high net worth I would say 20 million plus. ठीक है। And then there is no limit. तो एक क्वेश्चन इसमें से है कि अगर हम 5 मिलियन लाइक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, आपको क्या लगता है कनाडा में कितनी पॉपुलेशन होगी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं? रफ नंबर जस्ट, हो सकता है कि आपने भी इसको नहीं देखा हो डिटेल में। I have not seen it to be honest. Okay. But I would doubt कि it would be more than 2 to 5%. But I'm only guessing. ओके ओके, गेट इट। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि भी हाई नेटवर्थ की हम बात तो कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस कितनी है कि जिनके पास हाई नेटवर्थ है, राइट, जिनके लिए हमारा टॉपिक जो है वो यूजफुल है। बट स्टिल डेफिनेटली आज नहीं है तो कल हाई नेटवर्थ बनेगी। किसी की जर्नी कहीं से तो हम शुरू से स्क्रैच से शुरू करके उसको हाई नेटवर्थ तक लेके जाते हैं। तो एक चीज के लिए तो आप एग्री करोगे कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं हाँ कनाडा में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इस बात में। जो लोग ड्रीम करते हैं उनके लिए कैसल्स कनाडा में बहुत है। सही है। तो हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग तो बहुत हैं जो हार्ड वर्क भी करते हैं और ड्रीम भी करते हैं। सही है। तो मिलियनेयर्स की कमी नहीं है, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। एग्रीड। एक क्वेश्चन और पूछना आपसे, जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग में हो, डेफिनेटली यू डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हम हैं रियल स्टेट में, तो हम रियल स्टेट तो चलो, आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एंड आई यूज देम। बट ज़्यादातर लोग जो हैं जो रियल स्टेट वाली साइड हैं वो इसको एज ए कंपटीशन देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मनी अगर फाइनेंशियल मार्केट में जा रही है तो हमारा बिजनेस लूज हो रहा है। आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैठते हुए रियल स्टेट को कैसे देखते हो? उसके बिना मिलियनेयर्स बन ही नहीं सकते। ठीक है। मुझे लगता है it goes hand in hand. हैंड इन हैंड। अगर क्लाइंट के पास रियल एस्टेट एसेट्स नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील होता है। मुझे लगता है कि फुली डाइवर्सिफाइड नहीं है। और जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरे सबसे बड़े जो क्लाइंट हैं वो बिलीव ही नहीं करते किसी चीज को बाय करके उसे होल्ड करने में, बिकॉज वो उस एज पर हैं आज जहाँ पे उन्हें स्ट्रेस नहीं चाहिए किसी चीज का, ना टेनेंट्स का, ना प्रॉपर्टीज का, ना मार्केट का, और जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी बहुत सिंपल है। तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा उनके लिए मैं अभी भी अनईजी फील करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों के लिए वो थोड़ी सी एसेट्स बाय कर लें, रियल एस्टेट बाय कर लें, लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और क्लाइंट ऐसा है नहीं जो रियल एस्टेट एंड मार्केट दोनों में ना पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसमें से एक क्वेश्चन हो रहा है, जो भी हमारे रियल्टर भाई हैं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो आप उन रियल्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे उनके क्लाइंट्स के लिए? तो रियल एस्टेट वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी लेटली गवर्नमेंट ने भी ये शुरू किया है कि रियल एस्टेट इवन ब्रोकर्स कैन इनकॉर्पोरेट नाउ। ठीक है, तो काफ़ी हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स जिनके काम बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो बेनिफिट ले सकते हैं कॉर्पोरेशन से। तो अगर उनके लिए प्रॉपर्टीज बाय करना इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टीज बाय करना, तो आई वुड से कि जो इनकॉर्पोरेटेड उनका बिजनेस है उसमें उनके लिए एसेट्स होना, लिक्विड एसेट्स होना, इन्वेस्टमेंट्स होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। तो उन्हें दोनों तरफ से लेके चलना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ज़रूरी नहीं मुझे ही,
आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर के साथ मीटिंग बुक करें, किसी भी बैंक के साथ मीटिंग बुक करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, अपना जो नॉलेज लेवल है उसको उस लेवल पे लेकर आए जहाँ पे आपको डर ना लगे। पर सीमा जी इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ, मैं कहता हूँ बैंक के साथ मीटिंग बुक ना करें, बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है। देखो कोई भी बैंक जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, उसने दी बेस्ट नहीं देना आपको। दी बेस्ट आपको जो है, जो एडवाइजर है, ठीक है, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है और एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उसी से बात करें। अगर आप टीडी में जाएंगे, टीडी बीएमओ का प्रोडक्ट थोड़ी देगा आपको। वो ठीक है विक्रम, लेकिन बैंक्स यहाँ पर इतनी रेडिली अवेलेबल हैं, इतने लोग वहाँ काम करते हैं। एंड बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन माई सेल्फ फॉर 23 years, हैविंग वर्क विद RBC फॉर सो लॉन्ग, आई फील कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, अपना अकाउंट्स खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हो सकता है वहाँ से अकाउंट खोलने के बाद 5 साल बाद आप मुझसे आके मिलें और मैं कहूँ कि नहीं और भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, दैट्स फाइन। नहीं, पर डे वन से क्यों ना अच्छे लोगों से मिले, नहीं डे वन से क्यों ना वहां से शुरू करें, क्यों वो जैसे धक्के खा खा के क्यों सही जगह पे पहुंचना है। अगर किसी को सही जगह पहले स्टेप पे मिल रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है 2% रेट ऑफ रिटर्न मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ओवर द लॉन्गर पीरियड। कि नहीं, जो लोगों को लगता है 2% क्या चीज है, अगर आप उसको 35 साल में देखोगे ना, तो वो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो डबल हो जाएगा सिर्फ 2% रिटर्न से। बिल्कुल, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रूल ऑफ 72 है, बिल्कुल कि नहीं, तो उसी के हिसाब से अगर 2% रिटर्न है, 70 डिवाइडेड बाई 2, 36 ईयर्स में आपका पोर्टफोलियो का डबल हो जाएगा। बिल्कुल, कि नहीं, ये रूल ऑफ 72 मेरी ग्रैंडमदर ने सिखाया। नहीं मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं देखो बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हिसाब हमारी उंगलों पे रहता है, राइट, और पढ़ता बहुत हूँ मैं। ये नहीं कि रियल स्टेट मेरे को पसंद है, शुरू से मैंने रियल स्टेट किया है, तो इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि भी जो रियल्टर्स हैं, द पीपल हु आर इनटू रियल स्टेट बिजनेस एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दे शुड वर्क टुगेदर, दे आर नॉट कंपैटिटर टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एब्सोल्युटली। एक मेरे क्लाइंट हैं जो काफी बड़े बिल्डर हैं यहीं डाउनटाउन में, ठीक है, और उनके लिए हम लोगों ने अभी आई थिंक मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात चल रही है। नाइस, अभी अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके लिए हम लोग ऑलमोस्ट 17 मिलियन इन टैक्सेस सेव करेंगे। 17 और 70? नहीं, 17 अच्छा, मिलियन का 17, उनका ओके, टैक्स बिल होगा, ठीक है, अगर वो सारी प्रॉपर्टीज छोड़कर जाते हैं अपनी ओके, फैमिली तो के वो लिए, आप सेव करोगे वो उनके हम लिए। लोग उनके लिए सेव करने की कोशिश कर सो रहे दिस हैं। इज द बिग फिगर है, इट इज अ बिग फिगर, यस, डेफिनेटली 17 मिलियन आप टैक्सेस में सेव कर लेना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। राइट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक व्हाट यू सेड मेक्स सेंस, क्योंकि अगर रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल प्लानर्स इकट्ठे काम करेंगे तो वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई क्लाइंट्स दैट कुड यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड वर्क बेटर। तो फिर क्यों ना आप एक कोई सेमिनार अरेंज करें जिसमें हम रियल्टर्स को बुलाएं, अभी रियल्टर्स के पास टाइम भी काफ़ी है, कि नहीं, और वो लर्निंग पे टाइम स्पेंड करें, और आप उनको सेमिनार दें कि वी हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, वन थिंग, एंड सेकंड थिंग हाउ यू कैन जनरेट मोर वेल्थ एंड ट्रांसफर दैट वेल्थ टू योर फैमिलीज। थैंक यू सो मच। लेकिन यू नो इस लाइफ में कई सारे इक्वलाइजर हैं, ठीक है, मैंने शायद आपसे पहले भी बताया था। सबसे पहला इक्वलाइजर है हम सबके पास सिर्फ 24 आवर्स है, सही है, ठीक है। दूसरा इक्वलाइजर है चाहे कुछ भी हो तुम्हें बुढ़े होना है, रिंकल्स आने ही आने हैं। नहीं अब तो एआई आ गई, अब तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा भी आ जाएगा, आप मरोगे ही नहीं। और तीसरा ये कि डेथ होनी होनी है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप सबके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और मैं चाहूंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सबको मिल सके। सेमिनार इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इफ़ यू एवर प्रपोज इट आई एम ऑल फॉर इट, एंड आई विल ब्रिंग माय बेस्ट सूट टू मेक श्योर एवरीबडी रिसीव्स मी वेल। थैंक यू सो मच सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने टाइम दिया और बहुत सारी इंसाइट दी। हालांकि देखो 25-30 मिनट में हम इतना ही कवर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली विल कीप इट कैरी ऑन, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। बाकी तो हमारे जो दर्शक हैं वो बताएंगे कि उनको कैसा लगा। आप कृपया कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टाइम हम उस पर वीडियो शूट करेंगे, और जो आपके व्यूज़ हैं इसको लेके हमारी बातचीत को, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विल स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।